फिर तीसरा जो है, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से भी कम अगर हो जाता है तो उनके बीच में हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लगेगा और वो होगा न्यूक्लियर फोर्स। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर 1 चल रहा था, एक्चुअली उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, कूलम्ब्स लॉ। और फिर कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो हमारा न्यूमेरिकल्स होगा उस पर बेस्ड बातें करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कूलम्ब्स लॉ? तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? पहला चीज़ आपको यही दिमाग में रखना है कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है इट विल गिव यू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। दैट मीन्स इट विल गिव यू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2 एंड दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा? ये दोनों चार्जेस आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टी। ओके, ये चूंकि इनके पास जो चार्ज होता है उस चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब दो आपके चार्जेस जब होते हैं, प्लस प्लस हुआ या माइनस माइनस, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब आपके दो सिमिलर चार्जेस जब आप कंसिडर करते हैं तो उनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगता है, राइट। जब आप दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज को आप कंसिडर करते हैं तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है कि नहीं। पिछले वीडियो में जो हमारा था उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 पॉइंट चार्जेस आपने कंसिडर किया है, एक है प्लस Q1 दूसरा भी है प्लस Q2, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब ये फोर्स कैसा होगा, किस नेचर का होगा? आपको पता है कि ये जो नेचर है वो क्या है? इट इज ए रिपल्सिव इन नेचर, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है। कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ इज बेसिकली द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्ज। पहला एक चीज मैं बताता हूं, जो कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F between 2 point charges is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। जैसे ये फिगर में दिखाया गया है कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस, मान लेते हैं कि अगर वो जो उनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है या जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, अगर F हो, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दैट मीन्स Q1 इंटू Q2। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। और उस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। दैट मीन्स Q1 और Q2 की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते जाएं, उसका जो चार्जेस का जो वैल्यू है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, इस तरीके से आप इंक्रीज करते जाएं तो क्या होगा? उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी आपका बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन का यही मतलब होता है, ठीक है। और दूसरा क्या चीज होता है? यही जो सेकेंड वाला मैंने बताया क्या है? प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1/r स्क्वायर। उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के, ठीक है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो कैसे लिखते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर, इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो क्या होता है कि एक कांस्टेंट आता है, तो F इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिखेंगे, F इज इक्वल टू, और वो कांस्टेंट की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, 1/4 और 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, और ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर दिस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, ओके। ये क्या है? हमारा एक कांस्टेंट है जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं, ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ कि
ये जो फोर्स का दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो जो लगने वाला फोर्स है उनका जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड को ही जस्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो फोर्स होता है बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा जब भी कूलम्स लॉ अगर लिखने के लिए आता है आपको, तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड तो लिखेंगे, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड लिखने से नहीं होगा, आपको उसका डायरेक्शन भी देना होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग होता है उसी के ही अलोंग होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे एग्जांपल के तौर पे ये इस पे एक फोर्स लगाएगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा, चूंकि ये फोर्स एक रिपल्सिव नेचर का होगा, तो ये रिपल्सिव नेचर क्या होगा, इन्हीं के लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, मतलब इसको रिपेल करेगा इधर। लेकिन दोनों ही केस में क्या है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है इसी के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही है। इन दोनों का जो आपने एक लाइन से ज्वाइन किया है उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स है, ठीक है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको आप ऐसा लिख सकते हो, मान लेते हैं कि अगर ये चार्ज ए और बी यहाँ पे अगर रखा हुआ है, ए और बी है, तो उसके बाद से यानी कि अगर Q1 इस पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो फोर्स है एक्चुअली। एक Q1 जो है Q2 पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा वाला Q2 जो है वो Q1 पे अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे दो फोर्स होगा। मैंने जो लिखा है ये आपका इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स की वैल्यू एक्चुअली सेम रहेगी दोनों ही केस में, ठीक है। तो चूंकि ये जो दोनों चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, वो एक रिपल्सिव नेचर का होगा। अगर वो रिपल्सिव नेचर का होगा तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा फोर्स का, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। यहां पे डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज फोर्स, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q2 चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q2 चार्ज due to Q1 is along A to B, राइट, ये डायरेक्शन होगा। और सिमिलरली क्या चीज हो जाएगा, सिमिलरली ये जो डायरेक्शन होगा वो कैसे आप करोगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 will be along B to A, ये हो जाएगा आपका। अब उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स होता है, देखिए डेफिनेशन में आपको क्या क्या चीज़ें लिखना है। डेफिनेशन में आपको इसका स्टेटमेंट लिखना होता है, फिर उसके बाद से आपको क्या चीज़ लिखना होता है, आपको उसका यूनिट होता है, देखिए फिर उसके बाद से क्या लिखना होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, फिर उसके बाद से आपको उसका यूनिट लिखना है, फिर उसके बाद से उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। ये चीज़ें आपको डेफिनेशन में लिखना चाहिए। तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिखने चाह रहे हैं कि जो कूलम फोर्स है वो क्या चीज़ होता है, जो कूलम फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा हमने देखा वेक्टर, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद से दूसरा जो कूलम फोर्स है जो F है, इसका यूनिट ऑफ F क्या होगा, यूनिट ऑफ F जो कि हम SI यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, तो SI यूनिट कंसिडर करेंगे तो बेसिकली वो न्यूटन होगा, ये होगा SI यूनिट में। और फिर उसके बाद से इन CGS यूनिट ये क्या चीज़ हो जाएगा, अगर हम CGS यूनिट कंसिडर करें इसका तो डाइन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला ले लेंगे। डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू MLT-2। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें लिखा कि कूलम जो फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिर उसके बाद से जो कूलम फोर्स का यूनिट होता है वो यहाँ पे न्यूटन हमने लिख दिया, इसका CGS यूनिट डाइन होता है, फिर उसके बाद से उसका डायमेंशनल फार्मूला हमने लिख दिया। तो इन जनरल जब हमारा डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता है तो जनरली ये चीज़ें हमें लिखनी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि 1/4 पे ε0 इज ए कांस्टेंट, ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ε0 इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस है कि ε0 जो होता है ये हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिया गया है,
इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस को हमने कहाँ पे प्लेस किया है, चार्जेस को हमने एक वैक्यूम के अंदर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। उस केस में हमारा यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आता है। अगर आपने चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस किया है, उनके बीच में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लेंगे तो फिर एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। अगर चार्जेस को हम किसी मीडियम के अंदर रखते हैं तो यही चीज़ चेंज हो जाता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो उस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे। तो इस देखिए, जब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जिस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक्चुअली उसी तरीके से हमें आंसर करना है, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या चीज़ है कि हम मानते हैं कि हमारे पास फिर से दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं Q1 एक चार्ज है, ठीक है, और फिर उसके बाद से हमारा मान लेते हैं कि यहाँ Q1 एक चार्ज है, दूसरा चार्ज हमारा Q2 है, ठीक है। और यहाँ पे इस बार हम एक जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ लेट अस कंसीडर कि ये जो चार्ज Q1 है उसका जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारा R1 रिप्रेजेंट कर रहा है। सो R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज एंड R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस Q2 चार्ज, ओके। R1 is the position vector of Q1 and R2 is the position vector of Q2 charge, okay? अब देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। सो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पहला वाला जो चार्ज है वो आपका A पॉइंट पे रखा हुआ है, दूसरा वाला जो चार्ज जो है वो हमारा क्या है, B पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप कूलम फोर्स कंसीडर करेंगे, चूंकि कूलम फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और आपका जो कूलम फोर्स होता है वो क्या होता है कि जब दो चार्जेस के बीच में हम कूलम फोर्स कंसीडर करते हैं तो उनमें जो फोर्स होता है एक्चुअली वो दो टाइप का हो जाएगा, मतलब दो फोर्स। जब आप दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स कंसीडर करते हैं तो वहां पे दो फोर्स होता है इनफैक्ट, क्योंकि एक जो है चार्ज Q1 Q2 पे एक अप्लाई करेगा और जो Q2 चार्ज होगा वो आपका Q1 पे अप्लाई करेगा। तो हम इंडिविजुअली दोनों फोर्स को हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लेते हैं कि फोर्स ऑन क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 Q2 चार्ज, मान लेते हैं फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 क्या लिखेंगे। अगर उसको हम कंसीडर करें कि F21 फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो यानी कि क्या लिखेंगे हम इसका F21। देखिए किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फिर उसके बाद से F21 डायरेक्शन, ऐसा ही होता है। इन जनरल हम क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए एंड ए कैप, यही होता है ना, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मुझे लिखना है और फिर उसके बाद से हमें डायरेक्शन लिखना है। तो डायरेक्शन किधर होगा, देखिए फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, यानी ये जो Q1 चार्ज है वो इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो किधर लगाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स होगा जिसका डायरेक्शन A से B की तरफ होगा, राइट, ए बी कैप, वही डायरेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो F21 है, F21 कैन बी रिटन एज F21 जो कैप होगा दैट कैन बी रिटन एज इट इज ए बी कैप। और ए बी कैप को आप क्या लिखोगे, ए बी कैप को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए बी कैप कैसे निकालेंगे। देखिए ए बी कैप को हम एक तरीके से लिख सकते हैं, मतलब पहले आप एक काम करें, इसका ए बी वेक्टर निकाल लें, फिर बाद में उसका हम कैप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम दिस फिगर अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना पड़े तो एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर होता है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे O है, A है, B है इस तरीके का, और ये अगर इस तरीके का है तो ओ ए प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर के बराबर होगा या नहीं होगा। इसका टेल दूसरे के हेड से मिला देंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली यही रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू, मैं जस्ट थोड़ा सा ये समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर, है ना। तो ओ ए वैक्टर क्या है, इट इज R1 वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, और ओ बी जो है वो R2 वैक्टर है। सो दैट मीन्स ए बी वैक्टर इज इक्वल टू R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, ये हमारा हो गया। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू दिस, लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ए बी कैप। तो आप जानते हैं कि जब यहां से ही देखिए कि ए कैप किसके बराबर हो जाएगा, ए वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए के बराबर होगा, इसी के बराबर हो जाएगा। तो जस्ट यहां पे लिख देंगे हम कि ए बी कैप इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इट इज ए बी वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वैक्टर के बराबर होगा। व्हाट इज ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर इज बेसिकली R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 मॉड,
राइट। तो ए बी कैप इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, ए बी कैप इज इक्वल टू दिस मच, राइट। और जस्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो जस्ट एक चीज और बताइए कि F21 का जो मॉड होगा वो कितना होगा। F21 का जो मॉड होगा मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वही, तो F21 का जो मॉड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, राइट। यही होगा ना, ए बी स्क्वायर मॉड, राइट, यही होगा इन दोनों के बीच में जो लगने वाला वो है। अब ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए बी का जो मॉड है व्हाट इज दैट, इट इज ए बी मॉड इज इक्वल टू है आपका R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड, राइट, यही है। तो जस्ट यही दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो F21 किसके बराबर हो जाएगा, F21 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इट इज R2 माइनस R1 स्क्वायर, और ए बी कैप जो होगा उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो R2 माइनस R1 vector divided by mod of R2 minus R1 vector का mod, right? So now that will be equal to what? So this will be the final form of this Coulomb's law. So F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught, and it will be equal to Q1 Q2 divided by R2 minus R1 vector cube। ये क्यूब हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आपका 1 है, एंड दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। जस्ट मैंने बेसिक जो हमारा वेक्टर एनालिसिस है उससे ही मैंने कर दिया इसको। सो जब आपका आता है तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। कुछ बच्चे इसमें ऑफकोर्स इसमें आप शॉर्ट भी कर सकते हो कि अगर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारा ए बी का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी R2 माइनस R1 कैप के डायरेक्शन में होगा, तो उसको आप ऐसा भी करके अच्छा। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये तो F21 निकला, व्हाट अबाउट F12? F12 क्या होगा, मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन, यहां से लिखेंगे कि फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 दैट इज इक्वल टू F12 किसके बराबर होगा, F12 इज इक्वल टू F12 एंड F12 डायरेक्शन इसके बराबर होगा। और F12 जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, देखिए इस बार हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। इसका मतलब ये हो जाएगा Q2 चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, रिपल्सिव, यानी कि B से A की तरफ होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये जो है मैग्नीट्यूड है, F12 जो है वो मैग्नीट्यूड है, और जो मैग्नीट्यूड होता है कोई भी दो चार्ज अगर उनके बीच में जो फोर्स लगता है तो एक चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स दूसरा वाला चार्ज पहले वाले पे भी लगाएगा। मैग्नीट्यूड उन दोनों फोर्स का इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगे, ठीक है। तो F12 that means what, that means F12 mod is equal to F21 mod, और इसको आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 वेक्टर एंड क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट इसको R2 माइनस R1 का मॉड और क्यूब लिखा है, क्योंकि आपने अगर हम बात करें कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का जो मॉड होगा एग्जैक्टली R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड के बराबर ही होगा, क्योंकि मॉड आप ले रहे हो मतलब उसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आप ठीक है एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन आप करना चाहते हो तो जस्ट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इट इज़ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये हमारा हो जाएगा F12। अभी आप देखिए जस्ट इसमें वही माइनस साइन का फर्क आ जाता है, यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो कैसे ये R1, जस्ट इसको मैं यहाँ फिगर से समझा देता हूँ कि यहाँ से जो डायरेक्शन होगा वो इस बार जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका B2A। तो जब B2A हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आपका OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर के बराबर होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होगा। इसका मतलब जो BA वेक्टर होगा वो क्या होगा, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, और OA वेक्टर एक्चुअली R1 है और ये R2 वेक्टर है, सो BA वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो BA वेक्टर दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन होगा F12 का वो होगा R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। तो जब भी कभी ऐसा आता है तो आप इस तरीके से करके लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।
इवन ये जो चीज़ है वो मेन में दिखाने का ज़रूरत नहीं है, उसको आप साइड में एक रफ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इफ़ चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है, तो उस केस में जो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा। देखिए, अगर आपने जब माना था कि चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा जिसके लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो एप्सिलॉन नॉट था, उस केस में दोनों चार्जेस के बीच में, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यही चार्जेस था आपका Q1 एंड Q2 और इनके बीच का जो सेपरेशन था वो था R, इनको अगर आपने वैक्यूम में रखा तो उस केस में जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, उसका मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वाज लाइक दिस, F इज इक्वल टू दिस मच। लेकिन अगर इसी चार्जेस को आप क्या करें, कुछ भी चेंज ना करें, इसी को एक दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर रख देंगे, तो फोर्स जो वैल्यू होता है वो कितना चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं वो F डैश हो जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इट बिकम एप्सिलॉन। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन नॉट, इट इज एप्सिलॉन एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमारा मतलब हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बिकम एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि F डैश बाई F कितना होगा, किसके बराबर होगा, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, और ये होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और एक्चुअली 4 पाई भी 4 पाई कैंसिल होगा, और ये आपका कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक, ये ऐसा करके हमारा आएगा, है कि नहीं। और इसको एक कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, विच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, और यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। और जब आप इसको लिखोगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे F डैश अपॉन F दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन ये कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद से हमारा क्या बचेगा, सो F डैश इज इक्वल टू F अपॉन के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। सो दैट मीन्स अभी आप देखेंगे कि चार्जेस के बीच में आपने क्या किया, आपने जस्ट आपने मीडियम को चेंज किया हुआ है। मीडियम को चेंज करने के बाद में जो फोर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, जब आपने फर्स्ट टाइम चार्जेस को वैक्यूम में रखा था उस केस में जो फोर्स था वो हमारा ये था। जब चार्जेस को आपने मीडियम के अंदर, यहाँ पे हम अगर मीडियम मान लेते हैं, उसके अंदर रखा तो जो फोर्स था वो F डैश हो गया। यहाँ पे F डैश और F के बीच में क्या रिलेशन आया है कि F डैश इज इक्वल टू F बाई के। तो फोर्स कम हो रहा है उस मीडियम में या ज्यादा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो बेसिकली क्या हो रहा है 1/k टाइम्स एक्चुअली वो हमारा फोर्स कम हो गया है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, इफ आई कंसीडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज 4, दैट मीन्स force between the charges when placed in that particular medium is 1/4 times of that particular force when these two charges are placed in vacuum, okay। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स एक्चुअली वो जो आपका फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इससे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसको हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, के को अगर उधर ट्रांसफर कर दें तो सो के इज इक्वल टू F अपॉन F डैश हो जाएगा। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड as the ratio of the two forces when charges are placed in a medium and when charges are placed in a vacuum। तो उस टाइप से हम करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कूलम्स लॉ हो जाएगा आपका, अगर किसी मीडियम के लिए अगर डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन उस केस में जो हमारा कूलम फोर्स होगा F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट, राइट, के एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है, एंड दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सो ये उस केस में हमारा फोर्स होगा when charges are placed in a particular medium having dielectric constant K, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो देखिए, यूनिट निकालने का या डायमेंशनल फार्मूला निकालने का सबसे आसान सा तरीका है कि अगर आप उस क्वांटिटी से रिलेटेड जो क्वांटिटी पूछा जा रहा है कोई फार्मूला आपको याद है कि नहीं, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई फार्मूला याद है तो बड़े आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस थिंग्स, आई मीन व्हाट विल बी द यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस वन। तो क्या हम एक ऐसा कोई रिलेशन जानते हैं जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता है? अभी हमने पढ़ा है कि कूलम फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा? आपको किसका निकालना है? जिसको निकालना है उसको आप एक साइड में रखो, बाकी जितना भी क्वांटिटी है उसको आप दूसरे साइड में रख लो। तो एप्सिलॉन नॉट को हम इधर लेकर के चले गए, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, फोर्स को इधर लेके चले जाओ आप, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ और ये होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एप्सिलॉन नॉट को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और फोर्स को मैं क्या किया, इधर लेके चले आया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें यूनिट निकालना है ना। मान लेते हैं कि SI यूनिट अगर हम निकालें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ 1/4 पाई एफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा एग्जैक्टली इस पूरे के यूनिट के बराबर होगा। तो क्या होगा, यूनिट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई, 4 पाई एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से क्या है, यहाँ पे एफ है, एफ मतलब फोर्स। तो 1/, ये आपका फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट फोर्स का जो होगा वो हमारा न्यूटन हो जाएगा। चार्ज है यहाँ पे कूलम हो गया इसका यूनिट, और यहाँ पर भी कूलम हो जाएगा, मतलब 2 कूलम मल्टीप्लीकेशन में होंगे C इंटू सी। और यहाँ पे R है, R क्या है, R इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो किस में होता है, वो मीटर में होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा इन SI यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होगा। अब मैं जस्ट इसमें एक होमवर्क देता हूं कि इसका CGS यूनिट कैसे लिखेंगे। CGS यूनिट क्या होगा, CGS यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट। इसको थोड़ा आप ट्राई कीजिएगा करने का। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर यूनिट हो गया तो देन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने में भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो what will be the dimensional formula? तो dimensional formula of epsilon naught will be equal to the dimensional formula of 1/4 pi f Q1 Q2 divided by R square. This will be the dimensional formula of this, right? epsilon naught का जो dimensional formula, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये दोनों इक्वल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। ये जब इक्वल है तो इसका हर एक चीज इक्वल होगा, मतलब ऐसा हो गया कि इसका जो यूनिट होगा इसके यूनिट के बराबर होगा, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा इसके डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे कि 1/4 पाई एफ, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट का वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। 1/4 पाई एफ, 4 पाई का तो होगा नहीं, एफ का क्या है, एफ का है आपका mLT-2, ये आपको पता है। फिर उसके बाद से चार्ज है Q और यहाँ पे है Q एंड Q। तो चार्जेस का आपको पता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। तो मेरे ख्याल से चार्जेस का पता होगा कि चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो यह करंट है और टाइम है। तो करंट एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है, तो करंट का एम्पियर हो जाता है, और टी का जो है वो टाइम होता है, तो A इंटू टी। तो यहाँ पे एक जो चार्ज है उसका A इंटू टी, फिर उसके बाद से A इंटू टी 2 बार आएगा, फिर उसके बाद से आपका नीचे क्या है R स्क्वायर दैट इज L स्क्वायर। अब सब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज m-1 और आई थिंक L-3 और फिर उसके बाद से T⁴ और ये आपका A स्क्वायर, मेरे ख्याल से इसके बराबर होगा, प्लीज़ वेरीफाई इट। तो ये हमारा होगा M, ठीक है, और ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ कि एप्सिलॉन नॉट का जो आपका जो डायमेंशनल फार्मूला हुआ ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है, कभी कभी हमने जो कांस्टेंट वैल्यू लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्ट एक वैल्यू होता है, ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर होता है। कभी कभी ये फार्मूला ज़्यादा अच्छा होता है, ईजी होता है लिखने के लिए, बशर्ते कि आप जो है डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट को ना लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, इसका जस्ट आप डायमेंशनल अब यूनिट बताइए। देखिए यूनिट याद रखने का जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ ऑफकोर्स याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कितना हम कैलकुलेट करते रहेंगे, लेकिन बात यह है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या कैलकुलेट करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो वही चीज है। अभी देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आया है वो 1 बाई में आया है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा कि 1 बाई कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब एक जो दूसरा वाला है हमारा
व्हाट इज दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, उन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से एक चार्ज मेरा क्यू है, उस चार्ज पे जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, इसी को हम बोलते हैं, ये एक्चुअली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंडर में आता है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है यहाँ पे, और फिर उसके बाद से मान लेते हैं चार्ज Q1 है यहाँ पे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q? मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको क्या करना है कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q, ये इसका जो बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका क्या होगा, ऐसा उसको ऐसा लिखेंगे कि फाइंड द force on charge Q due to all other charges। क्या होगा ये? फाइंड द फोर्स ऑन दिस वन। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए कूलम जो फोर्स होता है बेसिकली एट ए टाइम आप 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कंसीडर करते हो। जो कूलम फोर्स होता है वो क्या करते हैं कि एक साथ हम नहीं करते, एक साथ इन द सेंस, जैसे मैं जस्ट उसका एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक चार्ज Q3 और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज हमारा क्या है Q है। ठीक है, अब देखिए एट ए टाइम कंसीडर करने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब जो इसके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय मतलब जो है इनके बीच का एवरेज कुछ डिस्टेंस मान लिया वो हम लिखते हैं। जनरली हम ऐसा नहीं करते। कूलम फोर्स जो होता है वो क्या होता है कि कूलम फोर्स इज ए फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। एट ए टाइम आप 2 ही पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स है होता है उसके बीच उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज हम कंसीडर करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, देखिए फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, तो Q1 जो है इस पे एक फोर्स लगाएगा, राइट, एक रिपल्सिव फोर्स होगा। Q2 इस पे एक फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सिव। Q3 इस पे एक फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सिव। और मान लेते हैं कि ये जो Q1 लगा रहा है उस पे वो भी एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो हमारा नेट फोर्स होगा ऑन Q वो क्या होगा, तो नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन चार्ज Q एंड दैट इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या हम लिखेंगे कि फोर्स ऑन, यानी कि ये अगर हम फोर्स इफ ऐसा बोले कि इफ Q बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, देन इसको हम लिख सकते हैं FQ फोर्स ऑन चार्ज Q दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2 प्लस तीसरा भी लिख दो आप, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q3 प्लस फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Qn। इसको लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, यही चीज करना है। तो हमने देखिए किया क्या है कि एट ए टाइम आपने एक कूलम फोर्स को कंसीडर किया, कूलम फोर्स बिटवीन Q एंड Q1, कूलम फोर्स बिटवीन Q एंड Q2, कूलम फोर्स बिटवीन Q एंड Q3, कूलम फोर्स बिटवीन Q एंड Qn। एट ए टाइम आप 2 चार्जेस के बीच में फोर्स कंसीडर करते हैं, फिर क्या करते हैं, उनका वेक्टर समेशन कर देते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देना है क्योंकि ये हर एक में आएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे वहां पर भी एक चीज आएगा, फिर पोटेंशियल आप कंसीडर करोगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। एट ए टाइम आप केवल 2 ही चार्ज के बीच का जो फोर्स लगता है उसको हम कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद से अगर आपको नेट फोर्स निकालना है या रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो क्या होगा, उन सभी का हम वेक्टर एडिशन कर देते हैं। वेक्टर एडिशन क्यों करते हैं, क्योंकि फोर्सेस जो है हम एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r1 है और जिसका डायरेक्शन जो है हमारा इसी डायरेक्शन में है। सो दिस इज r1 वेक्टर। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं इट इज r2 वेक्टर, यहाँ पे मान लेते हैं इट इज r3 एंड यहाँ पे मान लेते हैं इट इज rn वेक्टर। तो यहाँ पे जो आपका जो फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ q इज इक्वल टू, इसके बीच f ऑफ q Q1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 और ये होगा Q1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इट इज r1 स्क्वायर। और चूंकि डायरेक्शन क्या है, r1 ही के डायरेक्शन में है, सो वी कैन राइट इट एज ए r1 कैप। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ जो दूसरा वाला जो फोर्स होगा, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2 दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0, इट इज Q2 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर इंटू r2 कैप। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे और क्या होगा, 1/4πε0 इट इज
Q3 डिवाइडेड बाई R3 क्यूब इंटू R3 कैप। फिर सिमिलरली ऐसा करके हम चले जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा nth चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा QQN डिवाइडेड बाई RN स्क्वायर इंटू RN कैप। और ये जो जितना भी आपका कैप का जो डायरेक्शन है वो आपका हम जो भी है वो Q की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये एक रिपल्सिव फोर्स होगा, अब इन सभी में देखिए कि क्या चीज़ कॉमन हो सकता है। सो वी कैन राइट इट एज ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम कॉमन कर सकते हैं, इवन Q भी कॉमन कर सकते हैं, बाकी सबको आप एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम Q1/R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2/R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस QN स्क्वायर अपॉन RN स्क्वायर इंटू RN कैप, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि f ऑफ Q जो होगा, यहाँ पे एक समेशन फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए Q1/R1 स्क्वायर इंटू R1, Q2/R2 इंटू R2, ये इस टाइप से। तो हम इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to N इंटू QI इंटू इसको क्या लिखेंगे हम QI RI कैप इंटू RI स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा कि फोर्स ऑन दिस वन, ठीक है। इसको हम ऐसा करके लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं इट इज ए सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ओके। अच्छा, इसको कैसे समेशन फॉर्म में, मतलब देखिए जब I इज इक्वल टू 1 अगर आप कंसीडर करेंगे, जस्ट I इज इक्वल टू 1 रखें तो Q1/R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप हो जाएगा, पहला वाला टर्म आ गया। फिर समेशन है, समेशन मतलब इसको हम प्लस लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू जब 2 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे प्लस होने के बाद में ये हो जाएगा Q2/R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, फिर उसके बाद से समेशन है तो प्लस, फिर उसके बाद से करते जाएंगे QN/RN स्क्वायर इंटू RN कैप हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगा। अब तो यहाँ पे मैं एक जस्ट होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर आपके पास हैं Q1 Q2 Q3 अप टू QN, तो इसमें जो आपका बहुत सारा फोर्स हो सकता है। देखिए Q1 Q2 पे अप्लाई होगा, Q2 Q1 पे भी अप्लाई कर सकता है, Q1 Q3 पे, फिर Q3 Q1 पे, इवन Q1 Q2 Q3 QN पे, फिर Q2 Q1 पे, Q3 पे, फिर उसके बाद से QN पे। तो उस केस में जो हमारा जो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा, जो म्यूचुअल फोर्स आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको मुझे यहाँ पे लिखना है। उसको कैसे लिखेंगे, अब हम बात करते हैं कि वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मतलब तो मैंने इसको पॉइंट वाइज करके लिख दिया है, सो इट इज़ वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस। दूसरा है कि ये एक्सटेंडेड जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए भी वैलिड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में जब आप कंसीडर करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका कुछ साइज़ है, फाइनाइट साइज़ का है, तो उनके बीच में कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो सकता है। लेकिन वो कब हो सकता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन उस ऑब्जेक्ट का जो आप डायमेंशन है बेसिकली उस डायमेंशन से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ कि मान आपने कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, इनके बीच का डिस्टेंस अगर इसके डायमेंशन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो एक पॉइंट चार्जेस की ही तरह ट्रीट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो उस केस में हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो सकता है। तो तीसरा है वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स लॉ में सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस शुड नॉट बी लेस दैन 10⁻⁻15 मीटर बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स रेंज। इसका मतलब क्या है कि चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होना चाहिए वो सेपरेशन इनफैक्ट 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस ऑर्डर में चला जाएगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा, फिर वो न्यूक्लियर फोर्स का इंटरेक्शन होगा। और आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि उस केस में अगर आपका प्रोटॉन के बीच में अगर आपने इंटरेक्शन को कंसिडर किया तो वो इंटरेक्शन एक्चुअली वो आपका अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो वैलिड नहीं होगा। अब हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहला है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो मतलब ऐसा हुआ कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक जो है मान लेते हैं प्रोटॉन है, और इनको जो है r इज इक्वल टू 1 मीटर डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है। तो इनके बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगेगा वो क्या होता है, तो आपको पता है कि मान लेते हैं कि ये जो है आपका वैक्यूम में रखा हुआ है। अगर नहीं देता है तो फिर बेसिकली आप वैक्यूम में कंसिडर कर सकते हैं, अगर देता है तो वो मीडियम दिया रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो F है, सो वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज हमें कंसीडर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये मैं जस्ट इसका मैग्नीट्यूड मान रहा हूँ अभी, ठीक है।
तो इनके बीच में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो 9 × 10⁻9 के बराबर होगा। और फिर उसके बाद से इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर उसके बाद से प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो भी 1.6 × 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय r², दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ये जो है आपका 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 दैट इज 256, और ये आपका 2.56 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा? ये आपका -29, राइट, -29 हो जाएगा। ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 22.94, दैट इज 2.29 आप बोल सकते हैं इंटू 10⁻28, राइट। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस, और चूंकि ये फोर्स है सो इट विल बी इन न्यूटन। सो इसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला हमारा जो फोर्स होगा, अगर दोनों एक दूसरे से आपका r डिस्टेंस पे सेपरेट हो, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस पे सेपरेट हो, तो वो जो है फोर्स कितना होगा। जस्ट एक चीज़ मैं यहाँ पे इसी में एक होमवर्क देता हूँ करने के लिए, प्लीज़ इसको आप लोग ट्राई कीजिए, तो आपको फील होगा बेसिकली वो चीज़ आप अगर करेंगे तो, कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम कुछ भी चेंज नहीं करना है, कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा? सो इट इज Gm1m2 डिवाइडेड बाई r², ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। प्लीज फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कंपेयर दिस फोर्स विद दिस। आपको बहुत अच्छा एक रियलाइजेशन होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच में कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। ठीक है, okay, so now second question is 2 point charges at a distance r in air exert a force f। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस को आपने एयर के अंदर रखा है, एयर और वैक्यूम के अंदर रखा है। तो अगर मान लेते हैं r डिस्टेंस पे अगर आप 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 को आप रख रहे हो, तो ये जो है एक फोर्स F एग्जर्ट कर रहा है एक दूसरे पे, ठीक, यही बोल रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस विल दी चार्जेस एक्सपीरियंस सेम फोर्स F इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। यानी कि अगर एक मीडियम में अगर आप रख दें, एक किसी मीडियम में अगर आप रख दें, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो सेम फोर्स एग्जर्ट करने के लिए आपको दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखना होगा। मतलब ऐसा होगा कि ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि वो r' डिस्टेंस हो जाता है, तो r' डिस्टेंस पे Q1 और Q2 को हम रखें, लेकिन ये दोनों, ये फिर भी क्या होना चाहिए? फोर्स सेम होना चाहिए, दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होना चाहिए वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट क्या करें, दोनों के बीच का हम क्या करें कि मान लेते हैं कि अगर एयर में रखा हुआ है तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इट इज r²। पहला इक्वेशन ये हो गया हमारा। दूसरा, जब हम देखिए ये आपने कब कहाँ पे रखा था? जब आपने एयर में रखा। मीडियम के लिए ये जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? मान लेते हैं F' एंड देन F' इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स K, ये हमें पता है, एंड दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r' के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन F' इज इक्वल टू F, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि F जो है वो F' के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 पाई दिस एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट times K, and this is Q1 Q2 divided by r' and this will cancel it out, right? ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा आपको कि 1/r² इज इक्वल टू 1/K टाइम्स r'²। दिस इंप्लाइज जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दें, Q इंटू r' इज इक्वल टू r² एंड दैट इज इक्वल टू r' इज इक्वल टू r² डिवाइडेड बाई K। सो दिस इंप्लाइज r' इज इक्वल टू r/√K। मतलब ये हो जाएगा कि जो डिस्टेंस होगा वो आप देख सकते हैं कि ऑफ कोर्स डिस्टेंस को आपको कितना करना पड़ेगा? डिस्टेंस को आपको कम करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जस्ट इसी का एक एग्जांपल, ऑफ कोर्स ये हमारा आंसर हो गया, इसमें आंसर हो गया, लेकिन जस्ट मैं इसको फील कराने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर जब एयर में आपने रखा तो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस था वो मान लेते हैं कि 1 मीटर था। तो जब आप किसी मीडियम के अंदर रखेंगे तो मीडियम में वो डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा? अगर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट अस कंसीडर K की वैल्यू 4 है, तो उस केस में r' इज इक्वल टू कितना आया? r' इज इक्वल टू r/√K आ रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है, तो r की वैल्यू कितना है? मतलब एयर के अंदर 1 मीटर है और ये √ और ये हो जाएगा K की वैल्यू 4, दैट मीन्स इट इज 1/2 दैट इज 0.5 मीटर। यानी कि आपको उस मीडियम में सेम फोर्स लाने के लिए आपको डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ हमारा। ठीक है, नाउ फिर एक क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, नेम द 2 फोर्सेस
विथ दियर नेचर एक्टिंग बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला हमारा जो फोर्स है, दो प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कौन कौन सा फोर्स होगा। तो देखिए दिमाग में पहला तो एक चीज आ जाता है कि जो चूंकि दो प्रोटॉन है, पॉजिटिव एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव है हमारा ये चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। फिर उसके बाद से इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, ऑफ कोर्स इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो हम एक चीज तो लिखेंगे इसमें कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा फोर्स लग रहा है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, पहला तो एक ये लगेगा पहला। जो दूसरा वाला होगा वो कौन सा लगेगा, दूसरा ही सोचना इंपॉर्टेंट है। दूसरा फोर्स बताइए कौन सा होगा। तो अगर दूसरा फोर्स अगर आप बात करेंगे, कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि दूसरा वाला फोर्स क्या होगा, कि एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर प्रोटॉन के बीच में हमारा जो फोर्स लग रहा है, तो इसमें एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, दूसरा वाला कौन सा फोर्स होगा, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर मास भी होता है, इसका मतलब उसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे एक्चुअली वही पूछा गया है कि नेचर ऑफ टू फोर्सेस विद देयर नेचर एक्टिंग बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। तो पहला आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक रिपल्सिव फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अट्रैक्टिव। एक जो तीसरा, मतलब इसमें क्योंकि दो ही हुआ है, दो ही आपको लिख देना है, लेकिन जस्ट मैं एक केस बता रहा हूँ कि व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर से अगर कम होता है तो इनके बीच में एक्चुअली वो न्यूक्लियर फोर्स भी लगने लगेगा और वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ कब करेंगे, जब आपका ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। अब हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे आपने चार्ज क्यू को आपने प्लेस किया है। ठीक है, तो चूंकि ये इसके सेंटर पे रखा हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ, ऑफ कोर्स इसका लेंथ आप L मान सकते हैं, L है, इसका सेंटर एक्चुअली यहाँ पे है। तो सेंटर मान लेते हैं कि ये हमारा O पोजीशन है, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं C है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि OA जो होगा वो आपका OB के बराबर होगा और ये आपका OC के बराबर होगा, क्योंकि सेंटर से और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो चार्ज Q होगा, चार्ज Q कैपिटल Q पे जो फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं कि हमारा A से जो मतलब चार्ज Q प्लेस्ड एट A, तो जो हमारा फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा कि F इज इक्वल टू, मतलब फोर्स ऑन दिस, मतलब मान लेते हैं कि उसको F1 मान लीजिए। ठीक है, तो F1 मान लीजिए कि F1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज इक्वल टू Q अपॉन इट इज AO स्क्वायर, राइट। इसके बराबर हो जाएगा हमारा F1 की वैल्यू। हाँ, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन एक्चुअली AO कैप के डायरेक्शन में होगा, A से O, मतलब ये आपका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारा जो F2 होगा वो सिमिलरली किसके बराबर होगा, मान लेते हैं इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इट इज Q डिवाइडेड बाय एंड दिस इज CO स्क्वायर इनटू CO कैप, इसके बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमारा F3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्चुअली ओके वेक्टर फॉर्म इसको लिखना पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इट इज Q डिवाइडेड बाई इट इज BO स्क्वायर इंटू BO कैप के बराबर होगा। अब आप देख सकते हो कि सभी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। उसका रीज़न ये है, अगर इसको हम R मान लें तो AO, CO और BO ये सभी इक्वल होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो हमारा F1 इधर लग रहा है, और फिर उसके बाद से हमारा जो CO वाला कौन सा है, मतलब ये वाला फोर्स वो हमारा इधर लग रहा है, दैट इज F2, और ये जो तीसरा वाला है F3 ये हमारा इधर लग रहा है, राइट। अब इस फोर्स को थोड़ा सा मैं इसमें फिगर से बनाता हूँ कि एक फोर्स हमारा F1 इधर लग रहा है और एक फोर्स हमारा जो फोर्स लग रहा है ये वाला F2 वो इधर लग रहा है और F3 हमारा इधर लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, राइट, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और ये इस टाइप से फोर्स लगा रहे हैं। अगर हमारा ये फोर्स लगा रहे हैं, ये आपको पता है कि ये जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और चूंकि इसके सेंटर से होकर जा रहा है, ये इसके बीच से होकर के जाएगा, सो दिस वन इज बेसिकली 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री होगा। तो फिर उसके बाद से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज बेसिकली 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपका 120 डिग्री, ये भी एक्चुअली 120 डिग्री, और ये भी आपका 120 डिग्री के बराबर होगा। तो इन्हीं तीनों फोर्स का रिजल्टेंट एक्चुअली मुझे निकालना है। देखिए इन दोनों मतलब क्या होगा कि इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा इनफैक्ट वो 0 हो जाएगा। आप कैसे निकालेंगे कि जस्ट आप F2 और F3 का रिजल्टेंट आप निकाल लीजिए, उसका रिजल्टेंट और ये जो F1 आप देखेंगे कि वो दोनों ऑफकोर्स, देखिए जब दो फोर्स हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड को होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एग्जैक्टली उसके बीच से होकर के जाएगा। इसका मतलब F2 और F3 का रिजल्टेंट हमारा किधर से होकर जाएगा, वो उसके एग्जैक्टली बीच से होकर के जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसका जो रिजल्टेंट जाएगा एक्चुअली यहां से जाएगा कि F23 मतलब
इसका रिजल्टेंट एक्चुअली मान लेते हैं कि एफ आर अगर हम मान लें तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से करके जाएगा, इसको हम एफ आर मान लेते हैं। तो हमें वही रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो और देखिए ये चूंकि 120 पे है तो इसका मतलब एग्जैक्टली 60 डिग्री पे होकर के जाएगा। इसका मतलब ये जो एफ आर और एफ वन जो है एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो अगर हम ये दिखा दें कि एफ आर का मैग्नीट्यूड और एफ वन के मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है और उन दोनों का जब वेक्टर सम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जस्ट रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। एफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर प्लस 2f2 f3 और ये हो जाएगा cos ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में 120, cos 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2। तो इसमें हम -1/2 लिख दें, तो अगर माइनस लिखेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज और f2 और f3 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है और उसको हम f मान लें तो यहाँ पे हो जाएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, अंडर रूट में f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, f स्क्वायर, और f स्क्वायर मतलब f के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा जो एफ आर हुआ वो आपका f के बराबर है और इवन f1 का भी मैग्नीट्यूड जो है वो f के ही बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फोर्स एक्चुअली एंटी पैरेलल हैं और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 0। ठीक है, तो ये हमारा जो मैंने दिखा भी दिया इसको करके कि इसका मतलब जो रिजल्टेंट, जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस फोर्स का 0 होगा। इसका मतलब चार्ज क्यू पे जो लगने वाला फोर्स है ड्यू टू द अदर चार्ज इज बेसिकली हमारा 0 हो जाएगा। ओके, जस्ट मैं इसको अब समराइज कर देता हूँ कि आज जो है हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है। वो कूलम्स लॉ पढ़ा है, फिर उसके बाद से उसका वेक्टर फॉर्म देखा, इवन कूलम्स लॉ जो है वो मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है वो चीज़ हमने देखा है। फिर उसके बाद से एक चीज़ और देखा कि जो हमारा कूलम्स लॉ का इवन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने बात किया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या चीज़ है, और वहाँ पे एक चीज़ हमने बताया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। ये सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है। फिर उसके बाद से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारा स्टूडेंट हैं, प्लीज़ इसको आप वीडियो को देखिए और आपको अगर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।